आगे बढ़ते हैं। नीलेश भाई हैं हमारे साथ। नीलेश भाई, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे पता होता कि आज नीलेश भाई आ रहे हैं तो मैं अपने 2 बजे की कमेंट्री में बहुत पॉजिटिव होता, क्योंकि पिछली बार नीलेश भाई आए थे वीरू, आपको याद होगा, मार्केट ने ऐसे ही टर्न मारा था, एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही टर्न मारा था। नीलेश भाई, आपको अब हम रोज़ बुलाएंगे वैसे, फ्रेंकली देखिए आप आए स्क्रीन पर और हम ग्रीन में आ गए, 24,600 क्रॉस कर रहे हैं इस समय। नीलेश भाई भाई क्या बोल। कहावत है कि हाँ, काक का बैठना और डाल का गिरना। तो आप डाल गिरने की क्रेडिट काक को दे रहे हैं, बट वो बिल्कुल गलत है। नीलेश भाई, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, इस रेजिलियंस को क्या नाम दें, आज जिस तरीके से मार्केट में लोअर लेवल से रिकवरी आई है, और वैसे भी पिछले कई दिनों में अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप की इतनी सब जो वो हरकतें कर रहे हैं उसके बावजूद मार्केट ऐसा नहीं कि कोलैप्स कर रहा है, मार्केट गिरा जरूर है लेकिन कोलैप्स नहीं कर रहा है। आपका क्या व्यू होगा? कहीं ना कहीं मार्केट ये विश्वास लगा के बैठा है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के नेचुरल पार्टनर है। दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है। दोनों की कंपटीशन एक ही देश से है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि बेटर सेंसेस विल प्रिवेल और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब अमेरिका ने ये टैरिफ लगाई तो 25% टैरिफ तो 8 अगस्त से लागू हो गई। और एडिशनल पेनल्टी जो है 25% की, वो 28 अगस्त से लागू होगी। उनकी ट्रेड टीम आ रही है 25 अगस्त को भारत। मार्केट ये उम्मीद में बैठा है कि कहीं ना कहीं हम टैरिफ रीनिगोशिएट कर पाएंगे और ये सारी चीजें एक खराब स्वप्न की तरह, बैड ड्रीम्स की तरह पीछे रह जाएगी। बिल्कुल नीलेश भाई, लेकिन जैसे कहते हैं ना मार्केट में, बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अगर ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होती और ये वाकई में इस तरीके का मामला आगे बढ़ा, तो कितना वर्स्ट प्राइस में है या कितना मार्केट और करेक्ट हो सकता है? इस वक्त तो मार्केट टैरिफ के चलते हुए कॉम्प्लेसेंट है। उन्हें लग रहा है कि टैरिफ का मामला सेटल हो जाएगा। बट अगर ये टैरिफ का रेट 50% के आसपास लगा रहता है तो कुछ सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स हुआ, केमिकल्स हुआ, ऑटो ऑटो कंपोनेंट हुआ, श्रिम्प हुआ, एक्वाकल्चर हुआ, इन सारों में काफी नुकसानी हो सकती है। अमेरिका इस सेक्टर में काफी बड़ा बायर है और बहुत सारी कंपनी का ज्यादातर टर्नओवर इन्हीं सेक्टर से आता है। फार्मा, ईएमएस, आईटी सर्विसेज, इन सेक्टर को कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज उन्हें शायद टैरिफ से बख्शा जाएगा। ओवरऑल भारत की इकोनॉमी पे, इट्स अ डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, तो टैरिफ की उतनी बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। और अगर सरकार कुछ कदम उठाती है फिस्कल साइड पे, मॉनेटरी साइड पे, तो जो इम्पैक्ट हमारी जीडीपी में लगेगी टैरिफ की वजह से, उसे रिकवर भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टॉक स्पेसिफिक जाएगा। ओवरऑल बहुत बड़ी इम्पैक्ट नहीं पड़नी चाहिए। बट नीलेश भाई, जैसे कि अनुज ने कहा कि प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, अब जैसे कि आपने भी खुद टेक्सटाइल का नाम गिना दिया, आपने केमिकल्स का नाम गिना दिया, अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक होते हुए, सेक्टर स्पेसिफिक होते हुए अपने अगर पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिशफल करें फॉर द टाइमिंग, अगर हम मान के चलें कि यही ग्राउंड रियलिटी रहती है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता है, तो आपका झुकाव किस तरफ होना चाहिए? उस वक्त आप बैंक्स को कहाँ पे प्लेस करेंगे? उस वक्त आप रियल स्टेट्स को कहाँ प्लेस करेंगे? ऑटो को कहाँ प्लेस, सॉरी ऑटो को तो खैर आपने अवॉइड लिस्ट में रख दिया। मोस्ट स्पेशली रेट सेंसिटिव पे बैंक्स जिसको लीड करते हैं, वहाँ पे आपका टेक क्या होगा उस वक्त? वीरू भाई, ऑटो में, ऑटो कंपोनेंट्स जो अमेरिका में ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, उन कंपनीज पे इम्पैक्ट आएगी। जो घरेलू ऑटो कंपनी है, उनके ऊपर उतनी इम्पैक्ट नहीं आएगी। हमारी उम्मीद यह है कि सरकार टैरिफ के चलते हुए डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करने की कोशिश करेगी। बजट में उन्होंने टैक्स रिबेट दिया था। जीएसटी रैशनलाइजेशन की अफवाहें चल रही है। पेट्रोल डीजल प्राइस में कटौती संभावित है। एथ पे कमीशन 2027 में आ जाएगा।
तो ये सारी चीजें डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करेगी। हो सकता है कुछ पैसा खर्चा होगा, कुछ पैसों की बचत होगी। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस, एयरलाइन, होम इम्प्रूवमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, ये सारे सेक्टर्स को एक फायदा हो सकता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को भी अगर लोग बचत ज्यादा करेंगे तो फायदा हो सकता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दो स्पेस ऐसी है जहां पे मुझे लगता है कि आने वाले समय में डिस्पाइट टैरिफ अनसर्टेनिटी आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। ओके नीलेश सर, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। कौन से सेक्टर से अभी फ़िलहाल दूरी बना के रखनी चाहिए, उस पर आपने बात कही। कौन से सेक्टर्स पे हाथ लगाना चाहिए, वो भी आपने सेक्टर्स रखा सामने। लेकिन मेरा सवाल ये कि अभी जिस तरीके से तस्वीर दिखाई दे रही है अभी मार्केट की, काफ़ी ख़राब है। लेकिन क्या सुधार सकता है मार्केट को? क्या हम सिर्फ टैरिफ के डर से गिरे हैं, या फिर अर्निंग्स का भी कोई बड़ा पीछे हाथ था इसका? और साथ ही अब तक की अर्निंग्स की तस्वीर कैसी लगी आपको, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो कौन से सेक्टर अभी फोकस में है? तो श्रेया, इस बार जो अर्निंग्स आई है जून क्वार्टर की, उसमें उम्मीदें कम थी। लोगों की उम्मीद थी तकरीबन हाई सिंगल डिजिट के आसपास ग्रोथ आने की। मोटा मोटा उसके आसपास आया है। यह फेज आने वाले 3 या 4 क्वार्टर का कंसोलिडेशन का है। हमारी अर्निंग्स थी तकरीबन 4 लाख करोड़ 2020 में। इस साल तकरीबन 18 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगी। तो ये जो 4.5 टाइम्स जंप हुआ है अर्निंग्स में, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आना स्वाभाविक है। तो अर्निंग्स में मोमेंटम कम हुआ है, लेकिन लोगों की उम्मीद के आसपास ब्रॉड मार्केट की अर्निंग्स आई है। इस वजह से आने वाले समय में रिटर्न मॉडरेट हो जाएगा। लोगों की अगर ये उम्मीद है कि उन्हें 20-25% रिटर्न पिछले 5 साल की तरह आने वाले समय में मिलना चाहिए, तो वो निराश होंगे। अर्निंग्स ग्रोथ कम हुआ है, वैल्यूएशन में री रेटिंग होने की चांसेस बहुत कम है। तो आपका मार्केट रिटर्न अर्निंग्स ग्रोथ के आसपास ही रहेगा, उससे बहुत ऊपर नहीं रहेगा। ओके नीलेश भाई, इस समय फिर देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है कि एफआईज अभी इस मार्केट में आने के मूड में है नहीं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में 0 रिटर्न बना है इस मार्केट में। तो कैसे कन्विंस करें फिर आप तो खुद एक फंड मैनेजर हैं, एक इन्वेस्टर को कि नहीं मार्केट में, इसी मार्केट में आपको पैसा लगाना है, क्योंकि एक तरफ क्रिप्टो है, वहाँ अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। आजकल आप एलआरएस स्कीम के थ्रू बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। यूएस मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा इस समय एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर को कन्विंस करना कि नहीं इक्विटीज़ ही अभी भी एक वे फॉरवर्ड है, ये क्या आसान होगा इस समय? अनुज भाई, एलआरएस के जरिए अगर आप बाहर की दुनिया में निवेश करना चाहते हैं तो वो उचित है। थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो भारत में एग्जिस्ट नहीं करते, वह बाहर की दुनिया में मिलते हैं। तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो का करना उचित है। बट एक बात याद रखिए कि पिछले 10, 15, 20, 25 सालों में भारत ने ऑलमोस्ट दुनिया के सारे देशों के समकक्ष या अधिक रिटर्न दिया है। यूएस और भारत के रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इमर्जिंग मार्केट में भारत अग्रसर है, बाकी लोगों से काफी आगे है। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूर करिए, बट जो विनिंग हॉर्स है उसके ऊपर बेट लगाना छोड़ना मत। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर महंगाई आपकी सिंगल डिजिट में आ गई, लो सिंगल डिजिट में, तो इक्विटी रिटर्न डबल डिजिट में कितना आगे रहेगा? कहीं ना कहीं रियल रिटर्न तो वही मिलने वाला है। एंड भारतीय मार्केट में एक लंबी अवधि के लिए जो निवेश करेगा, उसके लिए शायद आज भी रियल रिटर्न उतना ही मिलेगा जितना उसे पहले मिलता था। तो डाइवर्सिफाई जरूर करिए ग्लोबल मार्केट में, बट इंडिया इज अ विनिंग हॉर्स, इसको भूलना मत। अच्छा नीलेश भाई, एक बताइए, डाइवर्सिफाई किस तरीके से करें? अभी
एक और है मेरा प्रश्न यहाँ पे, अभी मान लीजिए मैं कोटेक के फंड्स में निवेश करता हूँ, अभी लार्ज कैप फंड पे, मल्टी कैप, ये मिड कैप फंड पे या फिर फ्लेक्सी पे फोकस करूँ? आई मीन बेटर क्या रहेगा इस वक्त, अगर मेरे को एक फंड फ्रेश चूज़ करना हो इस वक्त? तो मैं कर चुका हूँ, हालांकि मैं आपसे वो नहीं बताऊँगा। वीरू भाई, आपसे यही दरखास्त रहेगी कि आप अपने आप को पहचानिए। एक मिर्जा गालिब का शेर है, उम्र भर भी यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ आईना करता साफ रहा। करता रहा। ये निवेशकों के बारे में बहुत एप्लीकेबल है। अगर आपने कोविड की अंधाधुंधी में खरीदारी की तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप इस वक्त स्मॉल कैप या मिड कैप ले सकते हैं। अगर आप कोविड के अंधाधुंधी में डर गए, जो माल था वो बेच दिया, नोशनल लॉस को रियल लॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। मेहरबानी करके बैलेंस्ड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश करिए। और अगर आपने कोविड के समय में जो चलता था चलने दिया, एसआईपी को रोका नहीं, खरीदा नहीं बट बेचा भी नहीं, तो आप एक एवरेज इन्वेस्टर हैं। आप लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। मार्केट से ज्यादा अपने आप को परखिए, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, उस हिसाब से निवेश करिए। ओके, रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग निवेश करना चाहिए। वैसे नीलेश सर, थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं हूँ, हालांकि आपने बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर बात की, कंजम्पशन आपके रडार पर है, बहुत बड़ा सेक्टर है ये अपने आप में। अगर इसको थोड़ा सेग्रीगेट करें, थोड़ा डिवाइड करें, तो रुझान किस ओर होगा? कोई कॉमर्स स्पेस को लेकर आपने देखा होगा इटर्नल के जैसे नंबर आए, फिर स्विगी भी चला उसके बाद, तो इस तरफ आप क्या सोचते हैं, स्पेशली कोई कॉमर्स स्पेस को लेकर? श्रेया, अगर क्विक कॉमर्स को हम देखें तो ये लोगों को कंजम्पशन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करके। एक एडिक्शन लग रहा है लोगों को कि भाई आप अपने फोन से आप कुछ भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं, एंड इट इज रिजल्टिंग इनटू ओवर कंजम्पशन प्रोबेबली, और इट इज रिजल्टिंग इनटू हायर कंजम्पशन। इसमें जो विनर होंगे वही सारा पैसा बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द फिनटेक्स या न्यू इकोनॉमी कंपनीज में हमने देखा है कि एक या दो लोग ही पैसा बनाते हैं, बाकी जो तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे है उनको कोई ज्यादा भाव नहीं मिलता। ये क्विक कॉमर्स स्पेस में आपको विनर को ढूंढना है, एक जिसके पास पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी हो, आज भले नुकसान करता हो बट उसे अपने कस्टमर्स को लिवरेज करके पैसा बनाना आज नहीं तो कल कर पाएगा। दूसरी चीज है, उनके पास कैपिटल होना चाहिए ताकि इस कॉम्पिटिटिव स्पेस में वो खड़े रहे अंत तक। जिसके पास कैपिटल एक्सेस नहीं होगी वो बीच में ही गिर जाएगा। एंड तीसरा, आपको एक वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सारे बिजनेस इवॉल्विंग है, लोगों का अनुभव इनके बारे में कम है, तो जाहिर है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी इनमें बनी रहेगी। तो आपको थोड़ा कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट इस स्पेस में करना पड़ेगा। तो विनर को ढूंढिए जिसके पास कैपिटल हो, जिसके पास पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी हो, और थोड़ा कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में करना पड़ेगा। नीलेश भाई, नॉट बैड। आप आए 250 पॉइंट। कौन कहता है नीलेश भाई सिर्फ लॉन्गर टर्म पे फोकस करते हैं? शॉर्ट टर्म पे चलता है 250 पॉइंट। निफ्टी एज ए डे हाई 24,602। आया कीजिए नीलेश जी, रोज़ वक्त निकाला कीजिए। इसी प्रकार की गुफ्तगू होगी तो मज़ा आएगा, क्यों अनुज, है ना? बिल्कुल, मैं तो पहले ही कहा था, शो की चर्चा के शुरू में ही कहा था मैंने तो कि नीलेश भाई आए, और पिछली ये सेकंड टाइम रनिंग कि नीलेश भाई आवाज़ पर आए और मार्केट ने पूरा का पूरा यू टर्न मार दिया। वीरू, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा हिम्मत दिलाने के लिए इन्वेस्टर्स को, और ये हरा रंग और एक बार फिर से स्कीम पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आते हैं आज के क्लोज पे, और